मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा जारी नियमावली एवं मतदाता सूची के अनुसार जिला अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष, सचिव, 2 सहसचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और 5 कार्यकारिणी सदस्य के लिए निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के बाद जिला अधिवक्ता संघ की चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। गत 20 अक्टूबर को राज्य अधिवक्ता परिषद से मिली 450 अधिवक्ताओं की सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें कई अधिवक्ताओं पर सदस्यता शुल्क की राशि बकाया है। ऐसे अधिवक्ताओं को निर्वाचन अधिकारी द्वारा कल 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, जो दोपहर 3 बजे तक अपना बकाया सदस्यता शुल्क जमा कर सकते हैं, जिसके बाद इसी दिन शाम 5 बजे सदस्यता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। जिला अधिवक्ता संघ की 2 वर्षीय कार्यकाल के आगामी 12 नवंबर को मतदान और मतगणना होना है, जिसके लिए अभी प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वहीं निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के बाद जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों ने ताल ठोकना भी प्रारंभ कर दिया है। जिला अधिवक्ता संघ के रजनीश रांगडाले की माने तो इस बार चुनाव काफी रोचक और रोमांचक होगा। इस बार के चुनाव में कई अधिवक्ताओं ने चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है, जिसमें आगामी समय में होने वाला जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि आगामी 12 नवंबर को जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और काफ़ी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं और हमारे काफ़ी अधिवक्ता साथी इस निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत से अच्छे अधिवक्ताओं की इसमें प्रत्यक्ष होने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे कुछ नाम अभी तक सामने आ चुके होंगे अध्यक्ष पद के लिए या सचिव पद के लिए। जी हाँ, बहुत से पदों के लिए कुछ नाम सामने आ रहे हैं और अध्यक्ष पद में भी बहुत से नाम सामने आए हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए भी आए हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत से नाम सामने आ चुके हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता प्रदीप सोनी ने बताया कि राज्य अधिवक्ता संघ से 450 अधिवक्ताओं की सूची मिली है, जिसका प्रकाशन गत 20 अक्टूबर को कर दिया गया है, जिसमें सदस्यता शुल्क बकायादार भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी सदस्यता शुल्क जमा करने के लिए कल 25 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया है, जिसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक मतदाता सूची पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी, जबकि इसके ठीक 1 घंटे बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक निर्वाचन फॉर्म का वितरण किया जाएगा, जिसके बाद निर्वाचन फॉर्म लेकर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक अपना नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म की जांच और नामांकन फॉर्म की वापसी की प्रक्रिया 30 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद शेष नामांकन फॉर्म के आधार पर 1 नवंबर को प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद लगभग 11 दिन का समय प्रत्याशियों को प्रचार के लिए मिलेगा, जिसके बाद 12 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान और उसके 1 घंटे बाद 4 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। हमारे अभी निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 12/11 को निर्वाचन होना है, 3 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक रहेगा और 4 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जो अंतिम परिणाम तक जारी रहेगी। आप बताएंगे पूरी प्रक्रिया में क्या क्या होगा? अभी वर्तमान में सदस्यों की लिस्ट हमने जारी करे हैं, जिसमें बकाया राशि के संबंध में जानकारी है। सदस्य लोग अपनी राशि जमा कर रहे हैं, फिर अंतिम प्रकाशन जारी होगा, जिसमें जो मतदान करेंगे उन अधिवक्ताओं के नाम आ जाएंगे और फिर वो 12 तारीख को अपना निर्वाचन में भाग ले सकेंगे। सदस्यों से मतगणना प्रारंभ होकर अंतिम में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन में शामिल होने वाले प्रत्याशियों को अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए 1000 रुपये एवं अन्य पदों एवं सदस्यों के लिए 750 रुपये अमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। गौरतलब हो कि 2 वर्षीय जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकाल के लिए अधिवक्ताओं के बीच निर्वाचन को लेकर सरगर्मियां भी तेज हैं और अधिवक्ता सक्रिय हो गए हैं। इस चुनाव को लेकर रणनीति और बिसाते बिछाने का काम भीतर खाने से प्रारंभ हो गया है, चूंकि इस वर्ष कई नए दावेदारों के नाम भी सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे इस वर्ष भी जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव संघर्षपूर्ण और रोमांचक होंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 12 नवंबर को ही मतदान और उसके बाद मतगणना होगी और देर रात तक सभी पदों के परिणाम सामने आ जाएंगे और इसके साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी मिल जाएगी।
जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की सारी प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश नकपुरे के मार्गदर्शन में सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता प्रशांत गिरी, अधिवक्ता विजय गुप्ता, अधिवक्ता प्रदीप सोनी, अधिवक्ता भूपेश शर्मा, अधिवक्ता अजय बिसेन, अधिवक्ता रतन सोनी और अधिवक्ता महेंद्र पटेल के निर्देशन में प्रारंभ हो गई है। गुपचुप खाने का शौक सेहत के लिए कभी कभी बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाल ही में 1 सप्ताह के भीतर गुपचुप खाने से फूड पॉइजनिंग से बीमार होने के 2 मामले सामने आए हैं, जहां बालाघाट निवासी एक परिवार को नगर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गौरतलब हो कि विगत 15 अक्टूबर को लांजी क्षेत्र के सिरेगांव और खर्रेगांव में गुपचुप खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए आधा सैकड़ा बच्चे, पुरुष और महिलाओं के बीमार होने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद सभी लोगों को लांजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि यहां उपचार के बाद सभी बीमार लोग ठीक होकर घर लौट गए थे। इस मामले के सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने गुपचुप बेचने वाले कुम्हारी खुर्द निवासी समरीते के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इस घटना के 1 सप्ताह के भीतर गुपचुप खाने से फूड पॉइजनिंग की दूसरी घटना अब बालाघाट से सामने आई है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 27 स्नेहनगर निवासी विनोद आडवाणी, पत्नी अंजलि आडवाणी और भतीजा महक आडवाणी को उपचारार्थ शहर के एक निजी अस्पताल में बीती रात भर्ती कराया गया है। बीमार विनोद आडवाणी की माने तो शहर के सर्किट हाउस मार्ग में सुमित बाजार के सामने वीरू नामक युवक के गुपचुप बेचने वाले के पास से पत्नी और भतीजी के साथ 20 अक्टूबर की रात गुपचुप खाई थी, जिसके खाने के बाद वह घर आ गए। दूसरे दिन 21 अक्टूबर को गुपचुप खाने से सभी को ठीक नहीं लग रहा था और उल्टी, दस्त एवं बुखार आ रहा था, जिसके बाद बेटों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि भतीजी महक के स्वास्थ्य में सुधार है, वहीं विनोद आडवाणी और उनकी पत्नी अंजलि आडवाणी का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वीरू के परसों गुपचुप खाए थे सुमित बाजार के सामने जी। उसके बाद हमको क्या है थोड़ा सा तकलीफ हो गई जी। उसके बाद में कहाँ आए आप? यहाँ हम आ गए कभी सुबह से तकलीफ थी, रात को आती है। कितने लोगों को तकलीफ हुई? हमारे घर में क्या क्या नाम है? अंजलि आडवाणी कैसी क्या तकलीफ हुई? उल्टी हुई? हमारा लूज मोशन हो गया, बीपी डाउन हो गया। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि गुपचुप की वजह से हुआ है? हाँ ये मतलब वो हुआ है फूड पॉइजनिंग। गुपचुप खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की 1 सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी घटना है, जिससे गुपचुप खाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। क्या पता गुपचुप का शौक उन्हें बीमार कर दे। बहरहाल अब देखना है कि लांजी क्षेत्र में घटना के बाद विलंब से जागने वाला खाद्य विभाग अब बालाघाट में गुपचुप खाने के बाद 3 लोगों के बीमार होने की घटना में कब तक जागता है और शहर में कुकुरमुत्तों की तरह गुपचुप बेचने वालों की जांच कब की जाती है। चूंकि बालाघाट में भी गुपचुप बेचने वालों के पास किसी प्रकार का खाद्य लाइसेंस नहीं है। विवाहिता महिला से प्रेम संबंध स्थापित कर 1 साल से दुष्कर्म कर रहे आरोपी तिरोड़ी थाना अंतर्गत बमनी निवासी उमेश मानवटकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि महिला ने विवाहित होने के बाद आरोपी से प्रेम संबंध के चलते विवाह करने के लिए पति को छोड़ दिया था। पहले तो शादी का प्रलोभन देकर आरोपी ने 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला ने शादी कर घर ले जाने की बात कही तो आरोपी ने महिला से विवाह करने से मना कर दिया। तिरोड़ी थाना प्रभारी चयन सिंह उइके ने बताया कि 24 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उमेश मानवटकर ने शादी का प्रलोभन देकर 26 दिसंबर से 21 अक्टूबर तक उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसमें थाना में धारा 376(2) N 456 506 आईपीसी के तहत मामला कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि आरोपी भी विवाहित है। अपमानजनक शब्द कितने घातक होते हैं, इसका जीवंत उदाहरण खैरलांजी थाना अंतर्गत विगत 17 अक्टूबर को नहर में बहते मिले मासूम के शव की जांच के बाद सामने आया है, जिसमें अपने खिलाफ बोले गए अपमानजनक शब्दों से आहत एक नाबालिग लड़की ने मासूम को नहर में फेंककर हत्या कर दी। 17 अक्टूबर को खैरलांजी थाना अंतर्गत कचेखनी नहर में मासूम का बहता शव खैरलांजी पुलिस ने बरामद किया था, जिसकी पहचान बाद में प्रिंस पिता सुरेंद्र गुनाड़ी के रूप में की गई थी, जिसमें पुलिस ने मर्ग जांच में उसकी हत्या के आरोप में एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जाता है कि मृत बालक प्रिंस की मां योगेश्वरी ने नाबालिग लड़की को अपमानजनक शब्द कहे थे, जिससे आहत नाबालिग लड़की ने बदला लेने उसके 5 वर्षीय बेटे प्रिंस गुनाड़ी की नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। लड़की मासूम की बहन 7 वर्षीय तन्नू उर्फ आराधना की भी हत्या करने उसे तालाब में फेंक आई थी, लेकिन तालाब का पानी कम होने से वह किसी तरह तालाब की घास को पकड़कर बच गई थी, जिसने ही नाबालिग लड़की द्वारा की गई भाई की हत्या का राज खोला। जिसके बाद खैरलांजी पुलिस ने 5 वर्षीय मासूम प्रिंस की हत्या मामले में नाबालिग 16 वर्षीय लड़की को गिरफ्तार कर उसे बाल न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भिजवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार किन्ही निवासी सुरेंद्र गुनाड़े का ससुराल सालेटेका का है। चूंकि वह कमाने खाने बाहर रहता है, इसलिए उसकी पत्नी योगेश्वरी अपने 2 बच्चे 7 वर्षीय तन्नू उर्फ आराधना और 5 वर्षीय मासूम प्रिंस के साथ सालेटेका में रहती है, जिसका घटना से पूर्व पड़ोस की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग 16 वर्षीय लड़की से विवाद हुआ था। महिला योगेश्वरी ने नाबालिग को विवाद में अपमानजनक बातें बोल दी थी, जिससे आहत नाबालिग लड़की ने योगेश्वरी को लेकर रंजिश मन में पैदा कर ली थी और योगेश्वरी द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने वह योगेश्वरी के बेटे 5 वर्षीय प्रिंस और 7 वर्षीय तन्नू उर्फ आराधना को चॉकलेट खिलाने के बहाने साइकिल में लेकर गई थी। इस दौरान पहले उसने प्रिंस को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद उसने आराधना को तालाब में फेंककर वह घर चली आई, जहां तन्नू उर्फ आराधना तो बच गई, लेकिन प्रिंस नहर के पानी में बहते हुए खैरलांजी थाना अंतर्गत कचेखनी नहर में उसका शव ग्रामीणों द्वारा देखा गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर उसकी पतासाजी की, जिसकी पहचान किन्ही निवासी प्रिंस पिता सुरेंद्र गुनाड़े के रूप में हुई, जिसमें पुलिस ने मर कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था। मामले में खैरलांजी पुलिस द्वारा मर कायम कर विवेचना की गई तो पुलिस को तन्नू उर्फ आराधना ने घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसी की नाबालिग से मामले में पूछताछ की तो पता चला कि मृत मासूम प्रिंस की मां ने नाबालिग लड़की को विवाद के दौरान अपमानजनक बातें कही थी, जिससे नाबालिग अपने मन में रंजिश पाले बैठी थी, जिसका बदला लेने उसने महिला योगेश्वरी के दोनों बच्चों की हत्या करने की योजना बनाते हुए उन्हें चॉकलेट खिलाने के बहाने लेकर गई थी, जहां उसने पहले प्रिंस को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद उसने लड़की तन्नू उर्फ आराधना को तालाब में फेंका था। हालांकि इसमें तन्नू बच गई थी, लेकिन प्रिंस की नहर में फेंकने के बाद पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसका शव नहर से पुलिस ने बरामद किया था। मर्ग विवेचना के दौरान खैरलांजी थाना प्रभारी श्रीराम बुर्डे द्वारा मामले में धारा 302-307 का मामला कायम कर मासूम प्रिंस की हत्या मामले में नाबालिग लड़की को गिरफ्तार कर बाल न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भिजवा दिया गया है। पुलिस की जांच और मृत प्रिंस की बहन के बयान के आधार पर डूबने से प्रथम दृष्टया सामान्य मौत नजर आ रही घटना हत्या के रूप में सामने आई। वहीं यह घटना यह सबक भी देती है कि अपमानजनक शब्द कितने घातक होते हैं। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ।